Fine, students. How are you? Hope you are doing good at your homes. तो अब हमारा जैसे कि एचएपी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अब हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो आज जो हमारा जो चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का 10th चैप्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। जैसे अब लेकिन एक चीज आती है कि अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स को समझने से पहले न्यूट्रिशन को समझना होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन में ही एक पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अलावा फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर भी आते हैं। ठीक है ना? यानी कि अगर हम इन सभी कंपोनेंट्स को कंबाइन कर दें तो हमारा क्या होता है, ये बनता है न्यूट्रिशन। ठीक है? यानी कि कुछ क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट की हमें चाहिए, कुछ क्वांटिटी फैट की, कुछ क्वांटिटी प्रोटीन्स की, कुछ विटामिन्स की, कुछ मिनरल्स की और सबके साथ साथ वाटर। तो इन सब की जो कुछ कुछ क्वांटिटीज हैं उनको हम जब ऐड कर लेते हैं तो वो हमारा बनता है न्यूट्रिशन या बनती है हमारी डाइट। अब न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? न्यूट्रिशन इसलिए जरूरी होता है कि जो हमारा बॉडी का डेवलपमेंट है या ग्रोथ है, इसके साथ साथ जो रिपेयर है और मेंटेनेंस है, ये सभी चीजें रिक्वायर्ड रहती हैं। ये जो है बिना न्यूट्रिशन के कंप्लीट नहीं किया जा सकता। और आप जानते हैं कि ये चारों चीजें अगर नहीं होती हैं किसी बॉडी में तो नेचुरल सी बात है कि वो एक अंडर डेवलपमेंट या एक कहना चाहिए बिलो डेवलपमेंट को रह जाती है बॉडी। और उसके अलावा उसमें रीजनरेशन पावर नहीं होती है और बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स और डिजीजेस से घिरा रहता है वो इंसान, अगर ये चीजें उसमें नहीं मिलती। ठीक है? तो अब हम क्या कहते हैं कि जो हम अभी जैसे हमने बताया ये इनकी कुछ क्वांटिटीज हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम पहले क्वांटिटीज को देख लेते हैं जो हमें डेली के बेसिस पर चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एनर्जी। ठीक है जी? कितनी चाहिए? 8700 किलो जूल्स। ठीक। सेकंड, जो प्रोटीन होता है आप देखते हैं 50 ग्राम्स, ठीक, पर डे में, यानी कि एक पूरे दिन की जितनी भी हम डाइट ले रहे हैं, सुबह, दोपहर, शाम या नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ठीक, इन सबको मिला के प्रोटीन जो हमें चाहिए वो चाहिए 50 ग्राम्स। इसके बाद आता है फैट, 70 ग्राम्स हमें चाहिए, ज्यादा नहीं है 70 ग्राम्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम सपोज इसके लिए अगर देखते हैं, हम अगर नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो उस दिन हमारी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, बाकी कंपोनेंट्स घट जाते हैं। ठीक है? तो क्या होता है, बॉडी अपने आप उस चीज को बैलेंस कर लेती है। लेकिन अगर वो डाइट में अगर कंटिन्यूसली बढ़ी रहेगी कोई चीज या प्रोटीन सपोज, तो क्या होगा, प्रॉब्लम या बीमारी हमें शुरू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमें पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं 310 ग्राम्स, यानी कि पूरी लिस्ट में जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे सारे डाइटरी कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर मात्रा किसी की चाहिए तो वो चाहिए इसकी कार्बोहाइड्रेट की। ठीक। इसका मतलब क्या है कि बॉडी को सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्यों? क्योंकि 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 इससे मिलती है हमें क्या भला, एनर्जी। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, इस सब फॉर्म में। ठीक है? तो सबसे ज्यादा रिक्वायर क्यों है? ताकि हमें बॉडी को एनर्जी मिल सके। इसके बाद चाहिए शुगर 90 ग्राम्स, सोडियम यानी कि सॉल्ट जो होता है हमारा खाने का नमक, केवल 2.3 ग्राम्स, पूरे के पूरे दिन में केवल 2.3 ग्राम्स नमक हमें चाहिए। ठीक है? डाइटरी फाइबर्स जो हम फ्रूट खाते हैं, जैसे हमारे कुछ फ्रूट्स हैं, फाइबर्स जैसे अपना ये आजकल कुकुम्बर चल रहा है, खीरा, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरीके की चीजें में जो हमारा डाइटरी फाइबर है वो केवल 30 ग्राम्स चाहिए, और जो हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, ये हमें 24 ग्राम चाहिए। तो पूरे दिन में हम हमारी जो कंपोनेंट्स हैं इसका ब्रेकअप आप यहाँ देख सकते हैं, इतनी हमें रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें कि मैंने जैसा बताया अगेन कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं।
चलिए, तो अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर। अब कार्बोहाइड्रेट है क्या एक्चुअली? इतनी देर से हम ये लगातार कहे जा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा चाहिए, एनर्जी देता है, तो है क्या? तो अगर साधारण भाषा में हम समझते हैं तो ये शरीर के मुख्य ऊर्जा स्रोत होते हैं, मतलब जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि जिनसे एनर्जी प्राप्त होती है। अच्छा, उससे भी बड़ी चीज ये कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से मिलकर कंबाइन होकर बनने वाले बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स कहा जाता है, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन टाइप के हैं, जिसमें पॉली का मतलब है मेनी, बहुत सारी, और हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सी चेन्स, हाइड्रोजन की चेन्स पाई जाती हैं, जिनके यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अपघटन से, अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस से एक्चुअली पानी बनता है या एल्डिहाइड बनते हैं, और इसके साथ साथ कीटोन भी बन सकते हैं। तो इसका मतलब जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, और उनके हाइड्रोलिसिस करने पर, यानी कि उनको अपघटित करने पर, तोड़ने पर वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब हमने क्या समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हुए जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की किसी फिक्स फॉर्म में, या किसी जो जैसे यहाँ पे दिखाया जनरल फॉर्मूला CnH2nOn, यानी कि CnH2O का होल n कर दिया। इसका मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक साथ ऐड हैं, और जैसा इन्होंने एग्जांपल दिया है, ग्लिसरॉल ऑन ऑक्सीडेशन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरॉल्डिहाइड which is a carbohydrate derived from the trihydric alcohol, यानी कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जो कि ग्लिसरॉल कहलाता है, उसमें से कन्वर्ट हो जाता है डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड में, ठीक है, कौन? ग्लाइसरॉल। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आई कि एक तो ये सबसे ज्यादा अबाउंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। अबाउंडेंट होता है जो बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट्स होते हैं, या बहुत बड़ी, यहाँ अगर हम यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स की भाषा में बात करते हैं या अपनी बायोकेमिस्ट्री की भाषा में बात करते हैं, तो बहुत बड़ी मॉलिक्यूल्स की चेन्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे बड़े मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं आप इन्हें, कार्बोहाइड्रेट्स को, और ये एल्डिहाइड या कीटोन के डेरिवेटिव्स होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ क्लियर होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसका मॉलिक्यूल्स जो हमें मिले हैं, इनका फायदा क्या है हमारे लाइफ में, या ये एक तरीके से कहना चाहिए बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के, जैसा भी पहले बता चुका हूँ। एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स विल बी 4K कैलोरीज पर ग्राम, यानी 16 किलो जूल्स पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम में 16 किलो जूल एनर्जी हमें प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से, पर ग्राम से। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि ये एक तरीके से प्रोडक्शन हाउस है, या बिजली घर है, जैसे वो बिजली को बनाता है, उसी तरीके से बॉडी के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कौन बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। स्टार्च और ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में सेव रहता है, जब जरूरत पड़ती है वो स्टार्च और ग्लाइकोजन डिफरेंट प्रोसेस से गुजरकर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। देन एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू फैट्स। अब जो इन सब से बचा हुआ होता है, जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वो
कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अब ये हुआ इंटरचेंज किसमें, जो हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाए थे उसमें, क्या कार्बोहाइड्रेट से फैट में चेंज हो गया। ठीक, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड रिसेप्टर्स। यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है हमारे, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स आर कंपोनेंट ऑफ हमारी सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारी सेल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, और जो हमारे रिसेप्टर्स हैं बॉडी में डिफरेंट जगह पे, जैसा कि हम एचपी में पढ़ चुके हैं अभी नर्वस सिस्टम में, और भी उसके अलावा बाकी चैप्टर्स में भी हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो वहां से ये पता लगता है वहां पर क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन एक्चुअली एक तरीके के कंबाइंड प्रोटीन्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट्स होते हैं, या ऐसा समझ सकते हैं आप इन्हें साधारण भाषा में कि वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कार्बोहाइड्रेट के पार्ट हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और नेक्स्ट चीज आती है ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो है इस तरीके की लिपिड्स हैं, लिपिड्स मतलब फैट है ना, हम पढ़ चुके हैं इस चीज को क्लास में। तो ऐसी लिपिड्स जो अटैच हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये एक तरीके से ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन है, और ग्लाइकोलिपिड जो है वो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो इनसे मिलकर क्या बनते हैं, हमारी मेम्ब्रेन्स बनती हैं और रिसेप्टर्स बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स। अब जो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे, ये क्या होते हैं, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, इनकी बॉडी की आउटर स्ट्रक्चर बनाते हैं। आउटर स्ट्रक्चर मतलब जैसे कीड़ों में एक्सोस्केलेटन, जो उनका बाहरी आवरण होता है उनकी बॉडी पर, वो किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, या सेलुलोज, जो प्लांट्स में सेलुलोज पाया जाता है वो किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट्स आपकी क्लियर हो गए। नेक्स्ट आते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारा क्लासिफिकेशन कैसे होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का। तो यहाँ पर हम जैसा कि देख पा रहे हैं 4 तरीके की कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अच्छा, मोनो, डाई, ओलिगो एंड पॉली, इसका तो मीनिंग हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सैकेराइड्स एक्चुअली क्या होता है। सैकेराइड्स एक्चुअली जो है वर्ड आता है वो शक्कर के लिए, यानी कि शर्करा यानी शुगर के लिए यूज किया जाता है साइंटिफिक भाषा में। तो मोनो और सैकेराइड्स यानी कि शुगर का एक मॉलिक्यूल, डाइसैकेराइड्स शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स, पॉली मतलब मेनी। ठीक, अब बचता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है एक्चुअली, फर्स्ट यानी कि मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स की चेन्स का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों की चेन्स का कॉम्बिनेशन होता है ओलिगोसैकेराइड्स। और जबकि पॉलीसैकेराइड्स में केवल और केवल मोनोसैकेराइड्स की चेन होती है। ठीक है, क्लियर हुई बात। मोनोसैकेराइड्स की चेन अगर है केवल तो वो होगा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये कहना चाहिए बहुत सारे 8 से 10 मोनोसैकेराइड मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, जबकि 4-5 मोनोसैकेराइड और 4-5 डाइसैकेराइड मिलकर एक ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। ठीक, तो अब हम इसके बाद यहाँ पे हमें दिखता है कि ये इसके एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल है एरिथ्रोज, राइबोज या ग्लूकोज, यानी कि जहां भी ये 3 वर्ड हमें मिल जाएं, क्या, एरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये क्या है, मोनोसैकेराइड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज, लैक्टोज अगर मिलते हैं कहीं पे हमें देखने को, तो वो पता लगता है कि डाइसैकेराइड्स हैं। माल्ट
माल्ट्रियोज अगर वर्ड आता है कहीं पर तो वो है ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल। और अगर नॉर्मल हम भाषा में यूज जो करने वाले वर्ड्स हैं जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रैन, ये सारे हैं पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल। तो इसका मतलब ये है अगर हम टोटल देखें तो जो हमारी शुगर है वो लगभग इन 4 तरीके की ही हुआ करती है, ठीक है। या इनको ऐसे समझ लीजिए कि इन 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है हमारी शुगर जो हम इंटेक करते हैं फूड के रूप में, ठीक है। चलिए, फर्स्ट आता है मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड भी एक्चुअली 2 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसा हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि 2 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है हमने। एक तो डाइसैकेराइड्स, सॉरी, डिपेंडिंग ऑन द कार्बन एटम, ठीक, और डिपेंडिंग ऑन एल्डिहाइड्स ऑफ कीटोन ग्रुप। यानी कि अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन एटम्स के ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं तो हमारा जो कार्बन एटम्स के बेस पर अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो हमारे 4 तरीके के होते हैं मोनोसैकेराइड्स: ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस और हेक्सोसिस। ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5 और हेक्सा का मतलब होता है 6। तो इसका मतलब ये है कि 5 चेन्स या 5 मॉलिक्यूल्स। अब जिसमें भी अगर हम आगे चलते हैं तो ग्लाइसरोस एल्डो होता है यानी एल्डिहाइड टाइप है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये कीटोन टाइप होता है। इसी तरीके से टेट्रोसिस में है एरिथ्रोस एल्डिहाइड टाइप है, और एरिथ्रुलोज ये कीटोन टाइप है। नेक्स्ट आता है पेंटोसिस, यानी कि इसमें जैसे कि राइबोज ये एल्डिहाइड टाइप और राइबिलोज कीटोन टाइप। देन हेक्सोसिस ग्लूकोज जो कि एल्डिहाइड टाइप है, और फ्रक्टोज कीटोन टाइप है। लेकिन अगर हम इस फॉर्म को छोड़ देते हैं, मतलब इसको हम नहीं देखते, ठीक, तो क्या होता है कि हमारा एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप की प्रेजेंस के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर देते हैं और तब बनते हैं केवल 2, एल्डोसिस और कीटोसिस।